अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। आज का जो ये नया लेसन है हमारा, ये 8th क्लास की उर्दू की किताब से है। नोबल इनाम की कहानी। कौन सा लेसन है? नोबल इनाम की कहानी। ये आज हम पढ़ेंगे। इसकी भी आपने वैसे ही सलीस भी करनी है और खुलासा भी लिखना है, वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कैसे करना है। तो आज हम लेसन थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोबल इनाम की कहानी। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम की जानकारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमायाँ कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमायाँ काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मस्तहक़ करार पाए जाते हैं। इस इनाम की ख़ुसूसियत यह है कि ये दुनिया के किसी भी शख़्स को भी बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने यह इनाम हासिल किया है। तो ये जो नोबल प्राइज़ था, ये डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो थे, उन्होंने डायनामाइट जो है वो ईजाद किया था, और उनकी 5th एनिवर्सरी पर ये स्टार्ट हुआ था। 1901 में स्टार्ट हुआ था। और इसको ये जो दिया जाता है, ये हर साल किस पर दिया जाता है? अमन में, अदब में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और अद्वियात में और इक़्तिसादियात में, ये सब में दिया जाता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद ये जो प्राइज़ है, ये किसी भी इंसान को जिसने कोई इन मैदानों में कोई अच्छा काम किया होगा, अमन में किया होगा, या कुछ कोई किताब अच्छी लिखी होगी, तो उसको दिया जाता है। और इसकी जितनी भी वो रकम होती है, वो कितनी होती है? 15 लाख रुपया होती है। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी जो हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो उन्होंने भी ये प्राइज़ लिया हुआ है। आगे चलते हैं। और इसमें एक नोबल का जो होता है वो मेडल भी होता है, जिस पर के अल्फ्रेड नोबल की जो तस्वीर है वो बनी होती है। ये आपकी बुक पे भी दिया हुआ है तस्वीर, तो आप देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में ये इनाम CV रमन को फ़िज़िक्स में मिला। देखो, गीतांजलि पर टैगोर साहब को मिला और 1913 में मिला, और CV रमन साहब को फ़िज़िक्स में मिला। उनके अलावा दो और साइंसदानों, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमायाँ काम करने पर यह इनाम दिया गया। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। ये डॉक्टर खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर जो हैं, ये अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोहर के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। ये जो मदर टेरेसा थी, बेसिकली ये फॉरेनर थी, लेकिन हिंदुस्तान में गांधी जी के साथ के दौर में आई थी, और तब से ये हिंदुस्तान में रह रही थी। अब तो उनकी वफ़ात भी हो गई हुई है, लेकिन इनको भी नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान की अमर्त्य सेन को नोबल इनाम दिया गया। अब अमर्त्य सेन जो है, उनको 1998 में दिया गया और इक़्तिसादियात में दिया गया, यानी इकनॉमिक्स में दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सर्फ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजर थे, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक़्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तजारत का कोई तजर्बा ना होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़ुबानें सीखीं।
اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلیسرین دریافت کی۔ نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفرڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولا پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفرڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ تو اب بتایا گیا کہ الفرڈ نوبل سویڈن میں پیدا ہوئے اور وہ 21 اکتوبر 1833 کو پیدا ہوئے اور 1896 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تب وہ 63 سال کے تھے۔ اور ایک ان کے فادر جو تھے وہ کیا تھے، ان کے والد صاحب تاجر تھے، اور گھر کا جو ماحول تھا، گھر کی کوئی اچھی حالت نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی جو تعلیم تھی وہ گھر پہ ہی ہوئی۔ لیکن جب گھر کا حال تھوڑا اچھا ہوا تو حالت کچھ سدھری تو وہ باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور وہیں پر انہوں نے انجینئرنگ اور کیمسٹری میں وہ ماہر ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، نائٹروگلیسرین جو ہے وہ دریافت کی۔ نائٹروگلیسرین کو ملاوٹ سے انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ اب ڈائنامائٹ کیا تھا؟ ڈائنامائٹ ایک بارود تھا، اور اس کے ایک گولا پھٹنے سے ان کے چھوٹے بھائی کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ تو کافی خطرناک قسم کی چیز تھی، لیکن اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی بھی انہوں نے حفاظت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بھی انہوں نے کیا انہوں نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی۔ آگے چلتے ہیں۔ الفرڈ نوبل بہت محنتی تھے، وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر الفرڈ نوبل جو تھے وہ بہت محنتی تھے، اور انہوں نے دن رات محنت کی، بہت زیادہ پیسہ کمایا، بہت دولت کمائی، بڑے فراخ دل تھے، اپنے ملازموں کا بھی بڑا دھیان رکھتے تھے۔ مزدور جو ان کے وہاں کام کرتے تھے ان کے لیے انہوں نے مکان وغیرہ بھی بنائے جو کہ کافی اچھے اور ہوادار تھے۔ الفرڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفرڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلاح کے ساتھ رہیں، اس لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفرڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ اب کیا کہتا ہے کہ الفرڈ نوبل جو تھے انہوں نے ایجاد کی ڈائنامائٹ، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ میں استعمال ہو یا اس سے کوئی بارود وغیرہ بنایا جائے یا پٹاخے وغیرہ بنائے جائے، ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کو جنگ سے سخت نفرت کرتے تھے وہ، اور وہ ایک امن پسند آدمی تھے، اور اسی لیے انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ میری جو دولت ہے اس کا جو کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے، بڑے بڑے لوگوں کو، جو لوگ اچھے کام کریں انہیں انعامات دیے جائیں، تو اسی لیے ان کی جو 5th اینیورسری تھی، جو 5ویں اینیورسری ان کی تھی، اس پر یہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا، نوبل پرائز سٹارٹ کیا گیا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں بچوں، ہماری آگے ہیں الفاظ، میں نے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعزاز، عزت دینا، انعام، ادویات ہوتا ہے دوا کی جمع، اقتصادیات ہوتا ہے معاشیات، پیداوار اور مالی معاملات سے متعلق علم۔ نیکسٹ ہے بلا امتیاز
रंग व नस्ल और मज़हब के फ़र्क के बगैर। मुतअद्दिद हो गया कहीं, नबातियात हो गया पेड़ पौधों का इल्म। फराख दिल हो गया बड़े दिल वाला सखी। बरामद करना हो गया निकालना। वसीयत हो गया ज़िंदगी में की गई हदायत के मरने के बाद ऐसा किया जाए। यानी कि वसीयत हो गया जो इंसान जब ज़िंदा होता है तो अपने मरने के बाद क्या क्या काम कब करना चाहिए, क्या ऐसे करना है, वो वसीयत कर होती है। तो इसके आगे हैं हमारे सवालात, तो देखते हैं सवालात को। नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज़ अभी हमने पढ़ा है, नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अब पहली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, नोबेल प्राइज़ डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान में अदबी इनाम किसे मिला? तो हिंदुस्तान में सबसे पहला जो अदबी इनाम था वो किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिला, 1913 ईस्वी में मिला और गीतांजलि पर मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, नोबेल इनामात पहले किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? तो नोबेल जो इनामात दिए जाते थे, जो प्राइज़ दिया जाता था, वो हर साल किस में दिया जाता था? अमन में, अदब में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में और अद्वियात में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसने गैर मामूली दौलत हासिल की? तो क्या किया था अल्फ्रेड नोबेल ने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट ईजाद किया था। पहले उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन ईजाद किया, उसकी मिलावट से फिर उन्होंने डायनामाइट ईजाद किया, जो कि एक किस्म का बारूद ही था और जो पहाड़ों वगैरह को तोड़ने फोड़ने के काम आता था। और ये दिन रात मेहनत करते थे और यही काम उन्होंने किया था। डायनामाइट उन्होंने जो है 1867 ईस्वी में ईजाद किया था। तो उसकी वजह से वो क्या हो गए थे? दौलत, गैर मामूली दौलत हासिल की उन्होंने उसी की वजह से। तो नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का रहने वाला था? तो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के? स्वीडन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ही है, पहला पार्ट है, ये कैसे मालूम हुआ कि डैश आगे अल्फ्रेड नोबेल जंग से नफरत करते थे? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है, अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। अल्फ्रेड नोबेल लालची ना था। अब ये तीन चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं कि तो कैसे मालूम पड़ता है? तो ये हमारा लास्ट का जो स्टेंजा है उसमें हमें लास्ट के दो स्टेंजे जो हैं उसमें हमें पता चलता है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो बहुत मेहनती थे और उन्होंने डायनामाइट जो है वो ईजाद किया था, लेकिन इसलिए ईजाद नहीं किया था कि वो उसको जंग में इस्तेमाल करें, बल्कि उन्होंने इसलिए ईजाद किया था कि उससे कोई बस्तियां तबाह ना हों, क्योंकि वो अमन पसंद आदमी थे। तो उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी कौमें हैं, वो अमन और सलाह के साथ रहें। तो इससे मालूम पड़ता है हमें कि ये क्या थे? जंग से नफ़रत करते थे। अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मज़दूरों का ख्याल रखता था। तो ये कैसे मालूम हुआ? ये भी हमें इस स्टेंजे में लिखा हुआ है कि वो क्या करते, उनके जो मज़दूर थे उनके लिए उन्होंने जो थी घर बनाए थे, और जो घर बड़े अच्छे थे, खुली हवा उनमें, मतलब हवादार घर थे। तो उससे मालूम पड़ता है हमें कि वो मुनाफिक नहीं थे, बजाय इसके कि वो अपने मज़दूरों और अपने जो जितना भी अमला था उनका काम करने वाला, उनका ख्याल रखते थे। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो अल्फ्रेड नोबेल लालची ना था। ये कैसे मालूम होगा कि अल्फ्रेड नोबेल लालची नहीं था? तो ये दो बातों से मालूम होता है। एक तो वो अपने मुलाजमों के लिए घर बनाते हैं, तो लोगों की मदद करते हैं अपने मज़दूरों के लिए, उससे भी तो हमें पता चलता है। तो वो काफ़ी मेहनती भी थे और उनके लिए घर भी बनाए, तो और अच्छे घर बनाए, हवादार घर बनाए। दूसरा ये कि उन्होंने जो ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जो मेरा पैसा है वो हर साल उसके इनाम दिए जाएं, तो हर साल इनाम दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो इनाम नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है। तो इससे भी हमें मालूम पड़ता है कि वो लालची नहीं थे। अब नेक्स्ट है बच्चों, मदरजा झैल शोबों में नोबेल इनामात जिन लोगों को मिले उनके नाम के सामने लिखें। अब ये इनामात किस किस चीज़ में हैं? अदब, अद्वियात, नबातात और फिज़िक्स, इक़्तिसादियात। ये वर्ड्स तो दिए हुए हैं, नीचे नाम भी दिए हुए हैं। सी वी रमन को फ़िज़िक्स में मिला,
रविंद्रनाथ टैगोर को अदब में मिला, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में मिला और 1968 में मिला। अमर्त्य सेन को इक़्तिसादियात में मिला और 1998 में मिला। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था। तो ये आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। खाली जगह हैं, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए। नोबेल प्राइज़ अदब, अमन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और डैश में दिए जाते हैं, अदवियात में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ डैश में शुरू हुआ। नोबेल प्राइज़ 1901 में शुरू हुआ और अमन में उस वक़्त 5 प्राइज़ तो जो दिए गए थे, उनमें से एक अमन प्राइज़ जो दिया गया था वो हेनरी डोनाल्ड को दिया गया था। तो ये 1901 में यहाँ लिखना है आपने। तो नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट ईजाद किया। अल्फ्रेड नोबेल ने डैश ईजाद किया, नहीं डायनामाइट ईजाद किया। अल्फ्रेड नोबेल अपने मुनाफा में मज़दूरों और कारकुनों को भी डैश करता था, शरीक करता था। अल्फ्रेड नोबेल जंग से डैश करता था, नफ़रत करता था। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़े डैश हैं। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। तो एजाज़ होता है इनाम, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। अब है नेक्स्ट है तलाश कीजिए। तलाश क्या करना है आपने? जो अल्फाज किसी की अच्छाई, बुराई या बुराई ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सिफत कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना इंग्लिश में एडजेक्टिव, तो वही एडजेक्टिव, सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ हम सिफत को कैसे उसकी तारीफ़ करेंगे? वो अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, वो सिफत कहलाते हैं। तो ऐसे अल्फाज आपने इस सबक में 15 ऐसे अल्फाज ढूंढिए जो सिफत की तारीफ़ में आते हैं। तो आपने 15 अल्फाज ढूंढे। 15 अल्फाज के आपके लेसन में बहुत सारे अल्फाज ऐसे आते हैं कि जो आप बोल सकते हो। तो उसमें कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अच्छा, अहम, मेहनती, फ़राख दिल, गैर मामूली, ख़तरनाक, मजबूर, माजूर, बहुत, बड़ा, ठीक है, मुतअद्दिद, ज़हीन, लाइक, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे अल्फाज आते हैं जो आप लिख सकते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब ये आपने जो अल्फाज दिए हैं ये आपने जुमले बनाने हैं। एक तरफ आपने अल्फाज लिखना है और दूसरी तरफ जुमला लिख के उसे एक्सप्लेन करना है। तो पहला वर्ड है अद्वियात। अद्वियात यानी कि जो मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह आप लेते हैं उन्हें अद्वियात कहा जाता है। तो अद्वियात का जुमला आप बनाएंगे। मैं आज बाज़ार अद्वियात लेने के लिए गई, या मुझे बाज़ार जाना है अद्वियात लेने के लिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। नोबेल प्राइज़ अद्वियात में भी दिया जाता है। इक्तसादी, लॉकडाउन के वजह से हमारे मुल्क की इक्तसादी हालत बहुत बुरी हो गई है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे मुल्क की इक्तसादी हालत अच्छी नहीं है। तहकीकी, मैं आजकल एक तहकीकी मकाला लिख रही हूँ। हफाजत, हमें इंसानों के साथ साथ अपने जानवरों की भी हिफाजत करनी चाहिए। हमें अपने पेड़ पौधों की भी हिफाजत करनी चाहिए। फसाहत, तो फसाहत, जो अच्छे और बड़े शायर होते हैं उनके कलाम में फसाहत की बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। माहौलियात, हम सबको मिलकर माहौलियात का दिन मनाना चाहिए। नबातात, जितना जितना आप ऊंचाई पर जाएंगे आपको नबातात की कमी वाक़ा होगी, आपको नबातात की कमी महसूस होगी। कुलियात, इकबाल की एक किताब का नाम कुलियात इकबाल है। हादसात, अक्सर हम सड़कों पर हादसात देखते हैं या आजकल बहुत कम हादसात हो रहे हैं। वाक़ात, हमें बुरे किस्म के वाक़ात को याद नहीं करना चाहिए। अखबारात, अखबारात में अक्सर अच्छे भी और बुरे भी वाक़ात लिखे गए होते हैं। या अखबारात में हम
بہت سارے ایسے واقعات پڑھتے ہیں جن سے ہمیں کیا ملتا ہے، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، یعنی جو سبق آموز ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات لکھے گئے ہوتے ہیں جو سبق آموز ہوتے ہیں. انعام. نوبل پرائز دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن نوبل پرائز کا. اس کو اپنے لرن کرنا ہے سارے لیسن کو، اور کاپی پر بھی رائٹنگ کرنی ہے. تھینک یو بچوں. Subscribe the channel and like the video and also press the bell icon. Thank you so much for watching.